हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपको फिर एक महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में चर्चा हम करने वाले हैं। उस बीमारी से बहुत सारे पशुओं को अब तक नुकसान हो चुका है। कई लाख पशु उसकी चपेट में आ चुके हैं। पशुपालक परेशान है। डेयरी का जो सेक्टर है उसमें बहुत सारा आर्थिक नुकसान हो चुका है और ये लेके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर और सारे स्टेट्स में व्यापक रूप ले चुका है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे, मुझसे बात कर रहे थे कि सर आपने कोई भी लेटेस्ट वीडियो, कोई भी जानकारी लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में नहीं दी है। एलएसडी के बारे में आपकी राय, आपके विचार, आपका ट्रीटमेंट आपका हम जानना चाहते हैं कि आपने लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में लोगों से क्या बात की है। तो आज हम विस्तार से बात करेंगे लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ये जो बीमारियां हैं, वायरल बीमारियां जो हैं, ये सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान पशुओं को पहुंचाती हैं। वायरल बीमारी जैसे आपका एफएमडी व्यापक रूप से फैलती है, बहुत बीमारी पशु होते हैं और सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान एफएमडी फुट एंड माउथ डिजीज से होता है। हमारे यहाँ यही व्यापक रूप लेती थी, लेकिन इस बार पिछले 1-2 साल से हमने ये देखा है कि लंपी स्किन डिजीज ने एक व्यापक रूप ले लिया है। इसको शॉर्ट में एलएसडी बोलते हैं और इसकी वजह से पशुओं में काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है। इसमें डेथ भी होती है और इसमें पशु दूध उत्पादन क्षमता भी कम कर देते हैं, एबॉर्शन भी होता है। तो आज हम एक एक करके आपको लंपी स्किन डिजीज के बारे में बताएंगे कि लंपी स्किन डिजीज का कारण क्या है। लंपी स्किन डिजीज जो फैलती है, जो होती है, जो इटियोलॉजी है इसकी, जिसका कारण है वो इसका कारण है वायरल। ये वायरल बीमारी है तो इसका कारण है वायरस। तो वायरस कौन सा वायरस? कैप्री पॉक्स वायरस के द्वारा ये बीमारी होती है। कैप्री पॉक्स वायरस एक ऐसा वायरस है जो ये बीमारी को पैदा करता है। अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन से पशु हैं जो इसकी चपेट में सबसे ज़्यादा आते हैं। सबसे ज़्यादा इसकी चपेट में आने वाले पशुओं की श्रेणी में गाय, कैटिल, गाय और बैल और बछड़े और बछियाँ सबसे ज़्यादा इसकी चपेट में आते हैं। और अब इस बार बहुत सारे पशु, भैंसों में भी, कटरों में भी, कटियों में भी इस बीमारी को देखा जा रहा है, महसूस किया जा रहा है। राजस्थान में भयंकर रूप है, महामारी का रूप ले चुकी है। सब लोगों का हमारा मिलकर प्रयास है कि कुछ ऐसा हम नॉलेज दें। हर जगह हम इलाज करना नहीं चाहेंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे यहाँ अभी कोरोना फैला था, कोरोना की वीडियो बना के, कोरोना की दवाएं बना के भेजी गई थी, ठीक उसी तरीके से उसी रिदम के तहत मैंने इस वीडियो को बना रहा हूँ कि ताकि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जो पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैं इसमें बताऊँ कि ताकि जहाँ पर डॉक्टर्स नहीं पहुँच पाएंगे, चूँकि लाखों पशुओं का इलाज करना उतना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से लोग अपने पशुओं का इलाज भी कर पाएँ। यही मेरा उद्देश्य है कि जहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाऊँ, जहाँ पर हमारे डॉक्टर्स ना पहुँच पाएँ, दूर दराज के इलाकों में वो छोटी मोटी प्राथमिक उपचार कर पाएँ, सिम्टम देखकर कर पाएँ, अपने पशु को पहचान पाएँ। तो इसका सवाल ये उठा है कि ये गायों की मुख्यतः बीमारी है, लेकिन भैंसों में भी पाई जा रही है। अब मैंने बता दिया इटियोलॉजी ये होती है। अब ट्रांसमिशन, ये रोग फैलता कैसे? इसकी रोग को माना ये जाता है, होता ये है कि जितनी भी इंसेक्टिसाइड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, मक्खी, मच्छर, मॉस्किटो, इसके द्वारा जो ब्लड सकिंग फ्लाई हैं उसके द्वारा एक पशु का जब ब्लड सक किया जाता है, चूसा जाता है और जब दूसरे को काटा जाता है तो ये प्राय बीमारी होती है। और ये भी माना जाता है, अभी लेटेस्ट एक रिपोर्ट आई है कि ये जो है सलाइवा में भी होता है, लैक्रिमेशन में भी होता है और कंटामिनेशन के द्वारा भी ये बीमारी फैल सकती है। हाईली कंटेजियस बीमारी में से एक आज की तारीख में ये मानी जा रही है। अगर घर में एक पशु बीमार होता है तो दूसरे पशु को भी ये बीमारी होगी। अब हम आते हैं इसके सिम्टम्स पर, लक्षण पर, कि कैसे पहचानेंगे कि ये बीमारी एलएसडी है। पहली बात तो हम केस हिस्ट्री लेंगे कि आसपास कौन कौन से पशु हैं, आसपास घरों में कहीं बीमारी ये फैल तो नहीं रही है। तो अब पता चलेगा कि हमारे गांव में 2-4 घरों में एलएसडी दिखाई दे रही है। तो आप ये समझ लें कि ये केस हिस्ट्री में पता चल रहा है कि एलएसडी बीमारी का प्रकोप हमारे गांव में हो गया। सबसे पहले इसमें तेज फीवर, हाई फीवर आता है।
106 107 और हाई फीवर आने के साथ हाई फीवर बना रहता है लगभग 2 हफ्ते तक, 14 से 15 दिन तक ये हाई फीवर इसमें बना रहता है। यही वायरस की पहचान है, यही वायरल बीमारी की पहचान है कि कांस्टेंट टेम्परेचर बना रहता है। टेम्परेचर होगा शुरू में, टेम्परेचर के साथ पशु चारा खाना छोड़ देगा, पशु वीकनेस कमजोरी महसूस करेगा, पशु मुंह से सलाइवेशन भी आएगा ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, और ये सिम्टम्स 3 दिन तक रहेंगे। पहले 3 दिन तक लगातार बुखार रहेगा। तो जब बुखार रहेगा लगातार, उसका जो ट्रीटमेंट किया जाएगा उस ट्रीटमेंट में एंटीपायरेटिक और एंटीबायोटिक जो लोकल लगाते हैं लोग, और CPM एविल जो लगाते हैं, उसके बाद कोई भी रिजल्ट नहीं आता। खास बात है ये, इसकी पहचान ये है कि जो भी एंटीबायोटिक आप लगा रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं आया, चूँकि ये बीमारी जो है बैक्टीरियल नहीं है, ये वायरल बीमारी है। जितनी देर आप पैरासीटामोल दे के रखेंगे उतनी देर तक तो उसका बुखार कम होगा, फिर बुखार आ जाएगा। तो लगातार 3 दिन तक ट्रीटमेंट के बाद भी जब सिम्टम्स बुखार नहीं उतरता है और पशु ठीक नहीं होता है, तो ये मान लिया जाता है कि ये आगे सेकंड फॉर्म में जा रहा है, और सेकंड फॉर्म यहाँ से शुरू होती है। अब जो वायरस है, जो इसके अंदर वायरस घुस गया है, उसका अब तक तो ब्लड में गया था, ब्लड में इसने टॉक्सिमिया पैदा किया था, ब्लड के अंदर इसने पायरेक्सिया पैदा किया था, बॉडी के अंदर पायरेक्सिया आया था। पायरेक्स के बाद अब इसने डैमेज पहुंचाना शुरू कर दिया, हमारे टिश्यू को डैमेज पहुंचाएगा। सबसे ज़्यादा डैमेज होता है इसका कुटेनियस फॉर्म, खाल के ऊपर जो खाल है, बाहरी जो खाल है, खास तौर से जो गर्दन की खाल है, आगे फोर लिम्ब की खाल है, वहाँ पर इसको नोड्यूल्स मिलते हैं, गांठें मिलती हैं, नोड्यूल्स मिल जाते हैं, और वो धीरे धीरे नोड्यूल्स बढ़ते चले जाते हैं और 1 से 2, 2 से 3 हो जाते हैं। जब नोड्यूल्स साथ में मिलने लगे, टेम्परेचर साथ में मिलने लगे, और आँखों पे भी स्वेलिंग आ जाती है, कभी कभी आँखों से भी पानी आता है। कोई भी पशु चारा खाने की कोशिश करता है, चारा नहीं खा पाता है। आगे चल के ये नोड्यूल्स का जो साइज रहता है 1 से 5 सेंटीमीटर रहता है, और ये नोड्यूल्स जो हैं, ये गांठें जो हैं, ये गांठें बहुत सारी तादाद में होती हैं, 1 2 4 6 मल्टीप्लिकेशन में होती रहती हैं, कई सौ देखने मिलती है। दूर से देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि ये जो बीमारी है, ये लंपी स्किन डिजीज है, इसमें नोड्यूल्स बन गए। उसके बाद अगली स्टेज आती है, ये इसके अंदर पस बनने लगता है, ये पानी बनने लगता है, पस बाहर निकलने लगता है। फिर तीसरी स्टेज आती है, लास्ट स्टेज आती है कि एडिमेटस स्वेलिंग आती है, दोनों टांगों के बीच में एडिमा बन जाता है, सूजन आ जाती है, और यहाँ से पशु की मौत का कारण बनता है। अब हमने सारे सिम्टम्स आपको बता दिए कि कहाँ कहाँ होगा, कैसे कैसे होगा, क्या क्या करेंगे हम, कैसे कैसे सारी चीज़ें होगा। अब सवाल उठता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। जब हम इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं तो बहुत बड़ी बात यह है कि हमने पिछले वीडियो नहीं बनाने का मकसद ये था कि हम ट्रायल कर रहे थे, हम देख रहे थे, हमने 10-20 पशुओं पे, 50 पशुओं पे ट्रायल किया। उसके ट्रायल के जो रिजल्ट हमारे आए वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए, वो ट्रायल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इससे मैं किसी को डॉक्टर नहीं बनाना चाह रहा, इससे किसी डॉक्टर पैरावेट को पढ़ाना नहीं चाह रहा। मैं इस दवा द्वारा जो मैंने पिछले काफ़ी दिन से इस पर काम किया है, जिसमें रिजल्ट आए, वो दवा मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जितने पशुपालक हैं जहाँ पर डॉक्टर नहीं पहुँचेगा, इसको ट्राई करके देखा जाए। सबसे पहले हमने इस पर ट्राई किया एंटीपायरेटिक में हमने इसमें इस्तेमाल किया मेलोक्सिकैम प्लस, सुबह शाम 7 दिन तक हमने ट्राई किया। हमने इसमें दूसरा एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया, इंजेक्शन स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन, डाइक्रेस्टासिन, ओडी इस्तेमाल किया, और हमने इसमें इस्तेमाल किया इंजेक्शन आइवरमेक्टिन 10 ml सबकट, और हमने इसमें ऑटो इम्यूनाइजेशन के लिए ब्लड निकाला 15 ml 5 ml CPM में मिला के इंट्रामस्कुलर लगाया, और हमने इसको बहुत बढ़िया एक इंजेक्शन जो आमतौर से नहीं मिलता है उसका यहाँ पर इस्तेमाल कराया। उस इंजेक्शन का नाम है लीवामिसासोल। उसको हमने हैवी डोज में 15 ml सबकट लगाया, और 7 दिन के बाद हमने फिर उसको रिपीट कराया। जिन पशुओं में लीवामिसासोल के साथ आइवरमेक्टिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड लगाया गया, ऑक्सी और आपका जो है डाइक्रिस्टासिन लगाया गया, पैरासीटामोल लगाया गया, हमने 95% से भी ऊपर उसमें रिकवरी रेट देखा, और वो पशु ठीक हुए। सवाल उठता है कि लोग ये कहते हैं कि इसमें अब आपको क्या करना है, बाहर मक्खी बैठेंगी, ऐसा टॉपिकल लोशन, हिमैक्स, कोई भी चीज़ आप ऐसी लोशन लगाएंगे जिससे बाहर जो
नोड्यूल्स बन गए हैं, जो वुंड बन गए हैं, जो घाव बन गए हैं, ताकि उसके अंदर वो घाव पे मक्खी नहीं बैठे, उसके लिए हिमैक्स या लॉरेक्सिन का आप इस्तेमाल वहाँ पर कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब पशु 15 दिन तक 10 दिन तक नहीं खाता तो इसको फ्लूइड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बहुत लोग की राय है फ्लूइड नहीं देना चाहिए, लेकिन मैंने इस पर काम किया। मैंने इसको DNS 2-2 लीटर DNS पर डे दिलाया। जैसे ही हमने DNS दिलाया तो उसकी एनर्जी पुस्तक बढ़ा और वो पशुओं में अच्छा रिजल्ट आए। तो मेरी तरफ से मेरा खुद का तजुर्बा है, कहीं किसी किताब में नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। मैंने जैसे ही उसको DNS दिलवाया 2 लीटर 4 बोतल पर डे, उस कंडीशन में DNS दिलवाया जिस कंडीशन में जब हम एंटीबायोटिक लगा देते हैं और पशु का बुखार उतर जाता है, उस टाइम में आप इसको लगा के देखिए, बेहद बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। क्योंकि जितनी भी एंटीबायोटिक हम देते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो दवा फ्लूइड के द्वारा होता है, और जब फ्लूइड की कमी होती है तो ये नुकसान होते हैं। सवाल ये बनता है कि जब एडिमेटस स्वेलिंग आ जाए, दोनों टांगों के बीच में सूजन, वहां पर फ्लूइड नहीं देना है। ये फ्लूइड आपको इनिशियल स्टेज में देना है, वहां पर नहीं देना जहां पर एडिमेटस स्वेलिंग ऑलरेडी आ चुकी है। अगर स्वेलिंग एडिमेटस आ गई है तब फ्लूइड को नहीं देना है। फ्लूइड को प्रारंभिक अवस्था में देना है, पहले जब तक उसमें सिम्टम्स एडिमेटस स्वेलिंग के नहीं आते हैं वहां पर फ्लूइड देना है। ये भी आप नोट कर लें, ऐसा ना हो कि आप शुरू में इसको फ्लूइड दे दें। LSD में सबसे बड़ी बात है कि इसकी रोकथाम कैसे की जाए। ट्रीटमेंट हम पूरा बता चुके। इसकी रोकथाम के लिए आपको 5 से 7 दिन तक आपको एंटीबायोटिक देनी थी। एंटीबायोटिक से कुछ नहीं होना है, सेकेंडरी बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशन हमको रोकना है। जो उसके अंदर घाव बना है, जो वुंड बना है, जो इन्फेक्शन हुआ है, उसके अंदर बाकी चीज़ न घुसे, बैक्टीरिया न घुसे, बैक्टीरिया उसको डैमेज न पहुंचाए, इसके लिए हमें एंटीबायोटिक दे के रखना है। और ये ज़्यादातर उन्हीं पशुओं में मिलता है जिन पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम जो स्वस्थ पशु हैं उनके लिए एडवांस पे लीवामीसासोल का इस्तेमाल करें। उनको हम मिनरल मिक्सचर समय से दें, और हम उनके लिए एक वैक्सीन का बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। उस वैक्सीन का नाम है गोटपॉक्स वैक्सीन। गोटपॉक्स वैक्सीन 5 ml सुरक्षित पशुओं को लगा के देखिए, बेहद बेहतरीन इम्यूनिटी बढ़ जाती है और इस बीमारी से बहुत हद तक रिलीफ मिल जाता है। हमारा उद्देश्य ये था कि हम आपको पूरी वीडियो बना के दिखाएं। पूरी वीडियो हमने आपको बनाई इसलिए बनाएगी ताकि आप लोग जागरूक हो जाएं। इस प्रोटोकॉल को, इस इंजेक्शन को, इसको जब आप लगाएंगे, देखेंगे तो बेहद बेहतरीन रिजल्ट पाएंगे। मेरा फिर आप लोग से अनुरोध है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।